नमस्कार। आज हम सब एक बहुत ही अनोखी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जीवन की सबसे बुनियादी इकाई की यात्रा पर, जिसका नाम है कोशिका। अच्छा, ऐसे समझने के लिए ना एक काम करते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा हलचल से भरा शहर। तो चलिए आज इसी शहर की गलियों में घूमते हैं और इसके राज जानते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर वो कौन सी एक चीज है जो हर जिंदा चीज का आधार है? एक विशाल पेड़ से लेकर समुंदर की वेल तक और हम इंसानों तक, वो क्या है जो हम सब में एक जैसा है? जवाब है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे शक्तिशाली इकाई। वैसे कोशिकाओं के बारे में हमारी आज की जो समझ है वो रातों रात नहीं बनी। ये एक लंबा सफर रहा है। कहानी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने पहली बार कॉर्क के टुकड़े में छोटे छोटे कमरों जैसी कुछ चीज देखी और उन्हें नाम दिया सेल्स। फिर 1674 में आए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने पहली बार जिंदा कोशिकाओं को हरकत करते देखा। और आखिरकार 1839 में श्लाइडेन और श्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत पेश किया, जिसने मॉडर्न बायोलॉजी की नींव रखी। तो सवाल उठता है कि ये सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, इसके 3 बहुत सीधे साधे नियम हैं। पहला, कि हर जिंदा चीज, चाहे वो कोई भी हो, एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनी है। दूसरा, कि यही कोशिका जीवन की बनावट और कामकाज की सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई है। और तीसरा, जो कि बेहद जरूरी है, कि हर नई कोशिका हमेशा किसी पुरानी, पहले से मौजूद कोशिका से ही जन्म लेती है। ये आप कह सकते हैं बायोलॉजी की दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अच्छा, तो अब जब हम बुनियादी बातें जान गए हैं, तो चलिए इन जीवन शहरों के 2 मुख्य डिजाइनों पर नजर डालते हैं। ये एक तरह से प्रकृति के 2 सबसे बेसिक ब्लूप्रिंट हैं। एक तरफ हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये बहुत ही सीधी सादी छोटी होती हैं और इनमें कोई असली कमांड सेंटर या कहें कि न्यूक्लियस नहीं होता। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कहीं ज्यादा जटिल, बड़ी और एक व्यवस्थित न्यूक्लियस वाली होती हैं। फर्क कुछ ऐसा है जैसे एक छोटा सा गांव और एक बहुत बड़ा एडवांस्ड महानगर। अगर इन दोनों डिजाइनों को और गहराई से देखें तो कुछ बड़े अंतर साफ नजर आते हैं। साइज तो है ही, पर असली फर्क है न्यूक्लियस यानी केंद्रक का। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक मजबूत झिल्ली के अंदर उनका सारा डीएनए सुरक्षित रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में डीएनए बस एक जगह पर तैरता रहता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कई छोटे छोटे स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स यानी ऑर्गेनेल भी होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलते। ठीक है, तो अब शुरू होता है असली मजा। अब हम एक यूकैरियोटिक कोशिका यानी हमारे महानगर के अंदर एक गाइड के साथ टूर पर चलेंगे। हम देखेंगे कि इस हलचल भरे शहर का हर एक हिस्सा, हर एक डिपार्टमेंट क्या खास काम करता है। हमारे स्टोर पर हम 2 मुख्य तरह के शहरों को देखेंगे। एक है प्लांट सेल यानी पादप कोशिका और दूसरा है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। हाँ, ये डायग्राम देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनकी बनावट में कुछ बहुत ही जरूरी अंतर हैं। यही अंतर तय करते हैं कि ये दोनों शहर अपना अपना काम कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं खास अंतरों को समझते हैं। तो क्या है वो बड़े अंतर? सबसे पहले, प्लांट सेल के चारों ओर एक मजबूत दीवार होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं, जो उससे सहारा देती है। ये एनिमल सेल में नहीं होती। दूसरा, पौधों में होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये वो जगह है जहां सूरज की रोशनी से खाना बनता है। और आखिर में प्लांट सेल में पानी जमा करने के लिए एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में या तो ये होता ही नहीं या पर बहुत छोटा होता है। तो चलिए शहर के सबसे जरूरी हिस्से से शुरू करते हैं, सिटी हॉल से, यानी कि केंद्रक या न्यूक्लियस। ये जो बड़ी गोल सी चीज बीच में दिख रही है ना, यही है वो। ये कोशिका का कंट्रोल सेंटर है। यहीं पर शहर का पूरा ब्लूप्रिंट यानी डीएनए संभाल कर रखा जाता है और शहर की सारी गतिविधियों को यहीं से निर्देश मिलते हैं। अब जैसे ही हम न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, हमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क दिखाई देता है। इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या शॉर्ट में ईआर। आप इसे शहर का सबसे बड़ा कारखाना और हाईवे सिस्टम समझ सकते हैं। इसके रफ हिस्से में प्रोटीन बनते हैं और स्मूथ हिस्से में लिपिड। मतलब ये एक ही साथ प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों का काम करता है। अच्छा, कारखाने में माल तो बन गया, पर उसे पैक करके सही जगह पर भेजना भी तो पड़ेगा। बस यही काम करता है गोल्जी बॉडी। ये शहर का पोस्ट ऑफिस और शिपिंग डिपार्टमेंट है।
यहाँ प्रोटीन और लिपिड को फाइनल टच दिया जाता है, उनकी छटाई होती है और फिर उन्हें पैक करके सही पते पर भेज दिया जाता है, चाहे वो शहर के अंदर हो या बाहर। अब किसी भी शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिजली। कोशिका में ये काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो छोटे बीन जैसे स्ट्रक्चर है ना, यही शहर के पावर प्लांट है। ये भोजन को एटीपी नाम की ऊर्जा में बदलते हैं। एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। इनके बिना शहर का सारा काम ठप हो जाएगा। जाहिर है, इतने बड़े और व्यस्त शहर में कचरा भी तो पैदा होगा। तो यहाँ पर काम आते हैं लाइसोसोम। ये कोशिका की वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग टीम है। अपने दमदार एंजाइमों से ये कचरे, पुराने बेकार हिस्सों और बाहर से आए हमलावरों को तोड़कर खत्म कर देते हैं, जिससे शहर साफ और सेहतमंद बना रहता है। और अब एक ऐसा पावर स्टेशन जो सिर्फ पौधों के शहर में मिलता है, क्लोरोप्लास्ट। ये हैं शहर के सोलर पावर प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रक्रिया से सूरज की रोशनी को केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं, जिससे पौधे के लिए खाना बनता है। सच तो ये है कि धरती पर ज्यादातर जिंदगी को ऊर्जा यहीं से मिलती है। देखिए, कोई भी कोशिका दुनिया से अलग थलग नहीं रह सकती। ये एक जिंदा, डायनामिक शहर है जो लगातार अपने आसपास की दुनिया से बातचीत करता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये शहर हरकत में कैसे रहता है, काम कैसे करता है। अच्छा, चीजों के आने जाने का एक सबसे आसान तरीका है डिफ्यूजन, यानी विसरण। इसमें होता यह है कि मॉलिक्यूल्स ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की तरफ अपने आप चले जाते हैं। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस कोशिका की सीमा के आर पार ऐसे ही आती जाती रहती हैं, मानो शहर में सामान का ऑटोमेटिक फ्लो चल रहा हो। शहर के लिए पानी का संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, और ये कंट्रोल होता है ऑस्मोसिस यानी परासरण से। अब इसके 3 नतीजे हो सकते हैं। अगर कोशिका को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाए तो पानी अंदर आएगा और वो फूल जाएगी। हाइपरटोनिक में पानी बाहर जाएगा और वो सिकुड़ जाएगी। और आइसोटोनिक घोल में पानी का आना जाना बराबर रहेगा और शहर बिल्कुल स्थिर रहेगा। जब शहर को बड़ा होना हो या अपनी मरम्मत करनी हो तो उसे अपनी आबादी बढ़ानी पड़ती है। कोशिकाएं ये काम करती हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन से। माइटोसिस होता है शरीर की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जिससे 2 एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ मियोसिस होता है प्रजनन के लिए, जिससे 4 जेनेटिकली अलग अलग कोशिकाएं बनती हैं। तो अपने इस टूर के आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और इस शानदार शहर की पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करता है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। एक आम इंसान के शरीर में 30 ट्रिलियन से भी ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब है 30 ट्रिलियन से ज्यादा छोटे छोटे शहर जो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। ये इतना बड़ा पैमाना है कि जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल तक ले आता है कि हर जिंदा चीज असल में कोशिकाओं का एक राष्ट्र है। हर कोशिका एक नागरिक है जिसका अपना एक खास काम है, और ये सभी नागरिक एक साथ मिलकर एक बड़े जीव को चलाने के लिए सद्भाव से काम करते हैं। शायद यही सहयोग ही जीवन का असली मतलब है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि अगर हर एक कोशिका अपने आप में एक इतना जटिल और आत्मनिर्भर शहर है, तो ये खुद जिंदगी के स्वभाव के बारे में हमें क्या बताता है? शायद यही कि जीवन बस यूं ही नहीं है। ये एक संगठित, सहयोगी और अविश्वसनीय रूप से जटिल व्यवस्था है जो सबसे छोटे स्तर पर भी हर पल काम कर रही है।